बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 13 को कवर करेंगे, जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखने से पहले हमने इससे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स को देखा। उससे पहले हमने डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेटाबेस मॉडल क्या होता है, उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन से होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कौन कौन से हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो क्या है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले जो एडवांटेज आता है हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस आता है। डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास डेटाबेस अप्रोचेस जो है वो एक हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये हमारे पास सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इसके अंदर हमारे पास जो यूज़र होता है वो हमारे पास डाटा स्टोरेज का जो स्ट्रक्चर होता है और जो उसके ऑपरेशंस होते हैं उसको चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी हमारे पास जो भी डाटा स्टोरेज के अंदर हमने या स्ट्रक्चर या ऑपरेशन हमने चेंज करना होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो यूज़र होता है ये प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। यानी हमारे पास डाटा को रीऑर्गेनाइज किए बगैर हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास जो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन होती है डाटा की वो हमारे पास सेपरेट होती है किससे, एप्लीकेशन प्रोग्राम से। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये लाई करता है बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डाटाबेस। जैसा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है जो यूज़र अलो करता है, ठीक है, उसके अंदर अगर चेंजेस आ जाती है डाटाबेस के अंदर तो हमारे पास एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होता है उसको चेंज किए बगैर हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नीचे हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो इस सब की हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम डेटाबेस जो मेन हमारे पास फिजिकली कंडीशन में होती है तो उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यानी डाटा की जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो डाटा होता है वो सेपरेट होता है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम से। तो सबसे पहले जो एडवांटेज था लेक्चर नंबर 13 का एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारे पास वो था डाटा इंडिपेंडेंस। इसके बाद हमारे पास देखेंगे हमारे पास जो रिडंडेंसी है कि वो कैसे हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके क्या फीचर्स हैं। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास ये क्या करता है, कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा सिक्योरिटी होती है ये बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है, कम्प्लेक्स जो डाटा रिलेशनशिप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हमारे पास अलाउ करता है, जो यूज़र होता है वो हमारे पास कह लें कि यूज़र को अलाउ करता है जो डिज़ाइन कम्प्लेक्स होता है डाटा स्ट्रक्चर का। इसके बाद अनेबल करता है यूज़र के लिए लॉजिकली व्यू को और एक्सेस करता है डाटा को डिफरेंट वे से। हमारे पास जो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटाबेस डिज़ाइन का वो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है ताकि हम डाटा को स्टोर कर सकें या एक्सेस कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके रिलेशनशिप को या इसके डिज़ाइन को अगर स्टोर या डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा। अब ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये हमारे पास इसके अंदर एबिलिटी होती है ताकि हम डाटा को स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें एज पर रिक्वायरमेंट। तो एक बात और चीज़ इसमें याद रखनी है कि हमारे पास बेटर डाटा सिक्योरिटी क्या करता है, हमारे पास इसके फीचर आते हैं। डाटा सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि डाटाबेस बेसिकली हमारे पास डाटा सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्शन के ज़ुमरे में आता है। अब कैसे आता है कि हमारे पास कुछ होते हैं कि अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होती है डाटाबेस की उसको प्रोटेक्ट करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास सेवरल प्रोसीजर्स हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। अब ये सिक्योरिटी जो मेंटेन की जा सकती है ये हमारे पास अलाउ किया जाता है
जो डाटा एक्सेस करना होता है डेटाबेस के थ्रू, ठीक है, तो उसके थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड्स देते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उस जो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस से। अब डिफरेंट यूज़र जो है डेटाबेस सिस्टम के, उसके डिफरेंट कह लें कि एक्सेस राइट्स होते हैं डेटाबेस के अंदर। तो हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास डाटा सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास जो एक्सेस राइट्स होते हैं, जैसे हमारे पास रीड है, राइट कमांड है, अपडेट है, या हमारे पास डिलीट आती है, तो ये सारे के सारे जो इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस के अंदर ताकि हम डाटा को एक प्रॉपर वे में सिक्योर कर सकें। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर हम अगर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हमने डाटा को चेंज करना होता है, ठीक है, तो ये जो यूज़र होता है या प्रोग्राम ये हमें ग्रांट करता है व्यू को, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं पर्टिकुलर डाटा आइटम को डेटाबेस के अंदर। तो ये सारे का सारा किसके थ्रू होगा, ये डाटा सिक्योरिटी के थ्रू होगा। अगर हमने उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा तो तभी वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे आप देखें कोई भी आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कह लेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, हर एक बंदे का एक अपना स्पेसिफिक हमारे पास क्या होता है, अकाउंट होता है। इसी तरीके से हमें उसके कुछ ना कुछ एक्सेस राइट्स दिए होते हैं कि हमें कोई ना कोई यूज़र नेम दिया होता है, कोई ना कोई पासवर्ड दिया होता है, जिसकी वजह से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास अपना अकाउंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा किसके थ्रू है, ये हमारे पास डाटा सिक्योरिटी के थ्रू है कि उसके अंदर हमारे पास एक यूज़र नेम होता है, एक पासवर्ड होता है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा, ये हमारे पास प्रोवाइड्स बेटर डाटा सिक्योरिटी के अंदर आएगा, जो कि हमारे पास कौन सा एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके बाद हमारे पास जो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है, तो वो सबसे पहले जो है वो हमारे पास मिनिमम डाटा रिडंडेंसी होनी चाहिए। मिनिमम डाटा रिडंडेंसी के मुताबिक रिडंडेंसी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। रिडंडेंसी मींस कि हमारे पास डाटा की जो डुप्लीकेशन होती है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर होती है, और ये जो डाटा होता है ये डाटाबेस के अंदर हमारे पास एक ही दफ़ा अपीयर होता है, इसको डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो सेम डाटा हम यूज़ करके हम डिफरेंट प्लेसेस के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम उसको यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉलेज के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टलाइज होते हैं, और वो जो स्टूडेंट्स का जो डाटा होता है वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। अब इन स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रह रही हैं उसके रिकॉर्ड को हम कॉलेज की डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करते हैं, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा की स्टोरेज है वो हमारे पास मोर देन वन प्लेस के अंदर, या हमारे पास एक ही सिस्टम के अंदर हम अगर सेव करते हैं या स्टोर करते हैं तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, डाटा रिडंडेंसी के अंदर। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टोरिंग ऑफ सेम डाटा एट मोर देन वन प्लेस इन ए सिस्टम इज़ कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। अब डाटाबेस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डाटा इंटीग्रेटेड डाटा होता है उसको हम सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर, लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, ये हमारे पास होता है। अब हर जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास एक ही जगह पे स्टोर होता है, लेकिन हम उसको डिफरेंट फाइल्स के अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मिनिमाइजेशन है डाटा रिडंडेंसी की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो डाटा की प्रोसेसिंग की स्पीड है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इंश्योर हो जाता है कि जो डाटा की करेक्टनेस है वो हमारे पास मिनिमम डाटा रिडंडेंसी के अंदर आएगी। इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूव डाटा शेयरिंग, यानी डाटा की शेयरिंग जो है एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर, या एक जो रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स के अंदर। तो डाटाबेस हमारे पास डिज़ाइन होती है शेयर्ड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हमारे पास जो ऑथराइज यूज़र होते हैं उनको अलाउ किया जाता है ताकि वो डाटाबेस से डाटा को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अब काफ़ी सारे यूज़र होते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, सेम डाटा को सेम टाइम के अंदर, ताकि उससे एक्सेस कर सके, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कर सकें। तो ये सारे का सारा किस में आएगा, ये इम्प्रूव डाटा शेयरिंग में आएगा कि हम उसकी शेयरिंग भी इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी।
इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी जो है उसके अंदर हम रूल्स को फॉलो करते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हम डाटा को एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये जो डाटा होता है ये अगर फुलफ़िल नहीं करता तो वो डेटाबेस के अंदर हम उसको एंटर नहीं कर सकते। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हमारे पास इजी वे प्रोवाइड करता है ताकि हम उनको अप्लाई करके डिफरेंट जो हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम डेटाबेस के अंदर एंटर कर दें, उनको रूल्स को अप्लाई करके। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर उसने एक रूल डिसाइड किया हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ एज हम नंबर्स के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, तो उसमें जस्ट नंबर ही सेव होगा, उसमें अल्फ़ाबेटिकली कोई भी हम वर्ड नहीं सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा कंसिस्टेंसी है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा की जो रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस करते हैं और डाटा इनकंसिस्टेंसी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब डाटा को स्टोर किया जाता है तो हमारे पास वो एक ही प्लेस के ऊपर स्टोर किया जाता है और इसी तरीके से हम डाटा की कंसिस्टेंसी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अगर फ़र्ज़ करें इससे अबाव, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमने नंबर एज को हमने रखा है तो वो एज आपकी 100 तक अगर हम रखते हैं कि 100 एज तक ये बंदा यहाँ पे एंटर हो सकता है, या 24 से बिलो का बंदा हमारे पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो वो 24 से बिलो का ही अप्लाई करेगा। और अगर हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई है कि इसमें 18 ईयर से अबव के स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो 18 ईयर से अबव वाला ही अप्लाई करेगा, उससे नीचे वाला नहीं कर पाएगा। तो ये एक हमारे पास एक डाटा की कंसिस्टेंस फॉर्म में हम डाटा को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस में आएगा, इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास बैकअप आता है, तो उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो आइए देखते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास जो एडवांटेज आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो सबसे पहले हमारे पास आता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस बैकअप रिकवरी के अंदर एक बात याद रखनी है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैकअप की और रिकवरी की। सम टाइम होता है कि हमें बैकअप जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करके हम डाटा जो स्टोर होता है उसकी हम एक एडिशनल कॉपी बना लेते हैं डाटा की, और उसको हम क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसको रिकवर्ड कर लेते हैं उस फाइल से। अगर सम टाइम होता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल होती है वो हमारे पास लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है ड्यू टू सम रीज़न, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम वो जो हमने कॉपी की होती है फ़ाइल उसको क्या कर देते हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं। और यूटिलिटी के अंदर एक बात याद रखनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब इस यूटिलिटी को हम रीबिल्ड करते हैं ताकि डाटा को जो बैकअप कॉपी जो है उसको यूज़ करके हम डाटा को दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। इसके बाद हमारे पास एक बात याद रखनी है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर हमारे पास जो बैकअप है उसको रेफ़र किया जाता है कि इसकी कॉपीज़ हम बना के रखें, एडिशनल कॉपीज़, ताकि हमारे पास इसको अगर फ़र्ज़ करें रिस्टोर करना भी पड़े तो हमारे पास उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो व्हाट्सएप है उसका एक अपना बैकअप है। बैकअप अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास व्हाट्सएप मोबाइल गुम हो जाता है या मोबाइल डैमेज हो जाता है, तो जब हम दोबारा से उसको क्या करते हैं, नंबर ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास वो बैकअप हमारे पास क्या होता है, दोबारा से रीस्टोर किया जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो एडिशनल कॉपीज़ होती हैं उसको हम बैकअप बोलते हैं, और जो हमारे पास फाइल्स होती हैं अगर हम उसको रिकवर कर लेते हैं तो वो रिकवरी में आएगा। इसी तरीके से बैकअप जो है ये हमारे पास दो पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ जो डाटा कंप्यूटर को रीस्टोर करके हमारे पास ऑपरेशनल स्टेट जो होती हैं, ठीक है, उनको फॉलो करके हम अप्लाई करते हैं। यहाँ जो रीस्टोर जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक्सीडेंटली डिलीट हो जाएं या करप्ट हो जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होगा ये हमारे पास रिकवरी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इसको रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एडवांस कैपेबिलिटीज़। एडवांस कैपेबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारे पास
एडवांस्ड एक्सेस कैपेबिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के थ्रू क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमारे पास जो इंटरनेट है उसको यूज़ करके हम एडवांस कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑनलाइन एड हॉक रिपोर्टिंग जो होती हैं उसको हम इंक्लूड होती है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकअप और रिकवरी जो है कैपेबिलिटीज़ जो है वो हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास थे सारे के सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस। अब इसके बाद हमारे पास, इससे पहले हमने जो देखा कि हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अब इन एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस आ जाता है, रिडंडेंसी कंट्रोल आ जाता है, डाटा कंसिस्टेंसी आ जाता है, कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप आ जाता है, डाटा सिक्योरिटी आता है, डाटा बेस बैकअप एंड रिकवरी आ जाता है, एडवांस कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये एडवांटेजेस थे। अब इसके बाद इसके देखेंगे हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर उनके क्या असरात पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे पास आगे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उन डिसएडवांटेजेस को देख के हम उसके अंदर हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे ला सकते हैं, तो वो आइए देखते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।